हेलो छोटकू एंड छोटकियों, मैं सुभाष कुमार क्लास 12th के बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के इस 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छोटकू एंड छोटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, इमोशनल यानी मानसिक रूप से और सोशल यानी सामाजिक रूप से, तीनों तरह से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अच्छा स्वास्थ्य होना। किसी का ना बीमारी होना ही अच्छा हेल्थ नहीं होता, बल्कि सेफ, अवेयर और रिस्पॉन्सिबल लाइफ भी जीना होता है। अब आगे का बात करेंगे इंडिया एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो 1951 में एक प्लान आया, एक प्रोग्राम आया जिसको हम RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो RH का प्रॉब्लम मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम कब हो सकते हैं? जब ओवर पॉपुलेशन होने लगे, इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड का मोर्टेलिटी रेट जब इंक्रीज होने लगे, STDs सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीजेज जब हो, नो अवेयरनेस अबाउट पबर्टी एंड एडोलेसेंस, आपके बॉडी में पबर्टी एडोलेसेंस के टाइम क्या चेंज होते हैं, क्या चेंज नहीं होते हैं, उसके बारे में यदि जानकारी ना हो, तब मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स एजुकेशन के बारे में आपको ज्ञान ना हो, या तो फिर अर्ली मैरिज यानी किसी का मैरिज यदि जल्दी हो जाए, तो इस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब आगे का बात करते हैं तो आगे है M of RCH यानी जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो बनाया गया था, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था अवेयरनेस बोले तो लोगों को जागरूक करना, जागरूकता प्रदान करना, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना, प्रमोट स्मॉल फैमिली करने के लिए प्रमोट करना, एडोलेसेंस एंड पबर्टी चेंज, आपके बॉडी में एडोलेसेंस पबर्टी के टाइम क्या चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसके बारे में बताना, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में बताना, मैरिजेबल एज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, उसके बारे में बताना, फिर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना, जैसे जब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाए, जब डिलीवरी हो, या तो फिर एमटीपीएस के टाइम, STDs के टाइम, इनफर्टिलिटी हो, या तो फिर प्रेगनेंसी केयर के लिए। उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो आगे है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि पर थाउजेंड में कितना न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू पीपल उसमें ऐड हुए हैं, न्यू पर्सन उसमें ऐड हुए हैं पर ईयर, उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रीजन, यदि ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? डिक्लाइन इन मैटरनल एंड इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, किसी भी मदर या तो फिर किसी बच्चे का मोर्टेलिटी रेट कम हो जाना यानी उसका मृत्यु दर कम हो जाना, उस कंडीशन में इंक्रीज नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीपल, यदि नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीपल का नंबर यदि इंक्रीज हो जाना, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं उसका नंबर यदि ज्यादा हो जाना, तो इस कंडीशन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकते हैं। अब यदि आगे बात करते हैं तो आगे क्या है? इन्फेंट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ पीपल पर थाउजेंड नंबर ऑफ डेथ ऑफ पीपल ही क्या कहलाता है? इन्फेंट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। आगे यदि बात करेंगे तो आगे है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सिंपल मतलब यह होता है कि जिस मेथड के द्वारा बर्थ को कंट्रोल किया जाए उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे कि यदि हम बात करेंगे कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन हो सकते हैं, तो जो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो, जो इफेक्टिव हो, जो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जब आप चाहो कि बर्थ कंट्रोल करना है उस समय आप उसका यूज कर सकते हो, और अनदर टाइम में यदि उस आपको रिप्रोडक्शन करना है या तो फिर आपको बेबी प्लान करना है, तो उस कंडीशन में आप फिर उसको हटा सकते हो। उसके बाद लो और नो साइड इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद नो इफेक्ट सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना होना।
तो ये सब सारे यदि एडवांटेज हैं तो वह आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में आते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंस, विथड्रॉल और लैक्टेशनल एमेनोरेसिया, जिसको हम LAM बोलते हैं। पीरियोडिक एब्स्टेंस मतलब क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टेंस मतलब होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फीमेल बॉडी में ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि 10वां दिन से लेके 17वां दिन तक यदि उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो तो उस कंडीशन में बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद विथड्रॉल मेथड का मतलब होता है कि जब एजैकुलेशन के टाइम हो तो एजैकुलेशन के टाइम वेजिना से पेनिस को बाहर ले आना, वही क्या कहलाता है? विथड्रॉल मेथड कहलाता है। उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरेसिया यानी LAM। लैक्टेशनल एमेनोरेसिया का मतलब हुआ कि जो लड़कियां या तो जो फीमेल नई मदर बनी होती है, यानी उस टाइम अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट दूध पिला रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, यानी यह लगभग 6 मंथ यानी 6 महीने तक ही इफेक्टिव होता है। आगे यदि बात करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? नेचुरल मेथड का एडवांटेज हो सकता है कि नो मेडिसिन, इसमें किसी प्रकार का मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, ना तो डिवाइस की जरूरत होती है, नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे का बात करते हैं तो नो अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड कोई इफेक्ट नहीं होता, इजीली रिवर्सिबल, आसानी से यह रिवर्सिबल भी हो सकता है। उसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज का यदि बात करेंगे तो हाई चांसेस ऑफ फेलियर, इसका फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम दी एसटीडीएस, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीजेस से किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। लो इफेक्टिव कंपैरिजन आर्टिफिशियल मेथड, यानी आर्टिफिशियल मेथड जितना इफेक्टिव होता है उतना नेचुरल मेथड इफेक्टिव नहीं होता है। आगे की बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब हुआ कि स्पर्म और ओवम के बीच एक बैरियर खड़ा कर देना और उनके रास्तों को रोक देना। ठीक है, तो बैरियर मेथड में आते हैं आपका कॉन्डम्स हो गया, उसके बाद हो गया डायफ्राम, सर्विकल केप हो गया, बोल्ट हो गया, उसके बाद आते हैं आईयूडीएस हो गया। ठीक है, आईयूडीएस में यदि हम बात करते हैं तो आईयूडीएस में नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, जैसे कि लिप्स लूप होता है, लिप्स लूप। उसके बाद यदि आगे बात करते हैं तो कॉपर रिलेजिंग आईयूडीएस होता है, जिसमें CUT, CU7, मल्टीलोड 375 इस टाइप के क्या होते हैं, चीज होते हैं आर्टिफिशियल मेथड में। उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं, आगे होता है हार्मोन रिलीजिंग IUDS, जैसे कि LNG20 और प्रोजेस्टेरेट भी होता है। इस टाइप के जो यूज होते हैं वो आर्टिफिशियल मेथड में यूज किए जाते हैं। उसके बाद यदि आगे बात करेंगे, आगे है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कौन आते हैं? ओरल पाइल्स। ओरल पाइल्स का मतलब होता है कि जो मुंह से लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि माला डी, माला एन, इसका फंक्शन क्या होता है कि स्टॉप ओवुलेशन, यह ओवुलेशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। स्टॉप इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन जो होता है उसको स्टॉप करता है। मेक सर्विकल म्यूकस थिक, ठीक है, सर्विकल का जो म्यूकस होता है उसको ज्यादा थिक बना देता है। उसके बाद इसके क्या होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि नौसिया यानी उल्टी जैसा लग सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है, ब्रेक थ्रू दी ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू दी ब्लीडिंग का मतलब हुआ कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लीडिंग होता है उसके अलावा भी आपको कभी-कभी ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बाद डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। अब आगे बात करते हैं हार्मोनल इंजेक्शन और इम्प्लांट। ठीक है, यानी हार्मोनल रिलेटेड आईयूडीएस में क्या होते हैं कि वो जो इंजेक्ट किए जाते हैं या तो इंजेक्शन के द्वारा या तो इम्प्लांटेशन के द्वारा उसको इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन या तो फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन्स उसमें होते हैं।
यह क्या होता है, लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है, मंथ्स भी हो सकता है या तो ईयर तक भी हो सकता है। आगे बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हुआ कि जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो या रेप के टाइम हो तो उस कंडीशन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जाता है। अब जैसे कि बात करते हैं कि कुछ यहाँ पे पिल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल पिल्स हो गया या तो इंजेक्शन, इसको रेगुलर यूज किया जाता है। सहेली नाम का जो होता है वह वीक में एक बार दिया जाता है। उसके बाद इमरजेंसी पिल जो होते हैं वह केवल इमरजेंसी के टाइम ही दिए जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आगे होता है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में दो तरह के होते हैं, एक होता है वेसिक्टोमी जो मेल में होता है, एक होता है ट्यूबिक्टोमी जो फीमेल में होता है। वेसिक्टोमी का मतलब क्या हो गया कि जो मेल का जो वेस्ट डिफरेंस है उसको या बीच से या तो कट कर दिया जाता है या तो उसके बीच में टाइटली बाइंड कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वह सेवन तक न पहुंचे। उसके बाद क्या हो गया ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है कि फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसको बीच में कट किया जाता है या तो फिर उसको बाइंड कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। उसके बाद यदि हम आगे का बात करेंगे तो आगे है एमटीपी। एमटीपी का मतलब हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी मेडिकली यानी डॉक्टर की हेल्प से या तो मेडिकली क्या करना, प्रेगनेंसी को रोकना या तो एंड करना एमटीपी के नाम से जाना जाता है। तो एमटीपी में क्या होते हैं, एमटीपी कब होंगे, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए, इफ चाइल्ड सफर फ्रॉम एबनॉर्मलिटीज यानी चाइल्ड जो है अंदर में पल रहा जो बच्चा है, ठीक है, उसको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में एमटीपी आप अपना सकते हो। एमटीपी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। एमटीपी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर का मतलब हुआ जैसे कि एमटीपी में एक और आते हैं जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन कोई भी महिला यदि करवाती है तो अबॉर्शन करवाने में क्या होते हैं, ट्राइमेस्टर होते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया कि अबॉर्शन का जो होता है टाइम उसको ट्राइमेस्टर के रूप में बांटा गया है। ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है कि 3-3 महीना का गैपिंग, 3-3 महीना यानी 3-3 मंथ्स को उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी इसका सिंपल मतलब यह होता है कि पूरा प्रेगनेंसी में 40 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं, 40 वीक्स होते हैं। तो 40 वीक्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 0 to 12 वीक्स, 0 to 12 वीक्स यानी फर्स्ट का 3 महीना में यह रिलेटिवली सेफ होता है। यानी एमटीपी किसी भी प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीना में यानी 0 से लेकर 12 वीक के अंदर यह क्या है, सेफ होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया कि जब 13 से 28 वीक का हो जाए यानी बीच का 3 महीना, उस कंडीशन में यह हाईली रिस्क हो जाता है। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया कि 29 यानी 29 वीक से लेके 40 वीक्स तक यानी लास्ट का 3 महीना में एमटीपी को अलाउड नहीं किया जाता है। अब यदि आगे का बात किया जाए तो आगे क्या है, एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जब जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, ठीक है, वह एक लिक्विड, उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, एक लिक्विड होते हैं, एक फ्लूइड होते हैं जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है ताकि उसमें उस बच्चे में जेनेटिक या तो क्रोमोसोमल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है उसको हम जान सके। उसके बाद यदि हम आगे का बात करते हैं तो आगे है एसटीडीएस एंड एसटीआईएस। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। यह क्या होता है, यदि एसटीआई यदि बैक्टीरियल फेज में देखा जाए तो बैक्टीरियल एसटीआईएस में कौन होते हैं, गोनोरोइया, ठीक है, गोनोरोइया होते हैं जो निसेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। उसके बाद सिफिलिस होते हैं, सिफिलिस में ट्रिफोनिया पैलेडियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद वायरल एसटीआईएस में देखा जाए तो एचआईवी बैक्टीरिया के द्वारा एड्स होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी हो सकता है, एचपीवी हो सकता है। यानी इस टाइप के सेक्सुअल रिलेटेड क्या हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं
बाय द बैक्टीरिया और बाय द वायरस। उसके बाद यदि आगे का बात करेंगे तो किसी में भी यदि सेक्सुअली रिलेटेड कोई डिजीज हुआ है तो उसका सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनेटिकल एरिया, जेनेटिकल एरिया से क्या हो सकता है? फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकते हैं। उसके बाद इचिंग या पेन, खुजली या तो दर्द हो सकता है। सम टाइम नो एनी सिम्टम्स, ठीक है, कभी कभी क्या होता है किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। ओके, आगे बात करते हैं यदि ट्रीटमेंट ना हो, यदि आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकते हैं। उसके बाद यदि आगे की बात करते हैं तो आगे क्या है, इसका प्रिवेंटेशन हम कैसे करें, इससे बचे कैसे? सेफ सेक्स, ठीक है, सेफ सेक्स किया जाए यानी कॉन्डम का यूज किया जाए। अवॉइड अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, किसी भी अननोन पर्सन जिसको आप जान नहीं रहे हो या तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाए। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जैसे ही आपको इस चीज का पता चलता है तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये सब सारे क्या है? प्रिवेंशन है। आगे की बात करते हैं तो आगे है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि इफ नो कंसीव प्रेगनेंसी टिल 1 to 2 years आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी यदि 1 से 2 साल के अंदर के बीच में यदि कोई भी महिला या तो पुरुष के आपस का सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यदि क्या होता है कि वह प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं हो पाता है, दैट मींस वह इनफर्टिलिटी कहलाता है। इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है? लो स्पर्म काउंट, मेल में लो स्पर्म काउंट हो सकते हैं, लो स्पर्म मोटिलिटी, मेल का स्पर्म मोटिलिटी लो हो सकता है, एबनॉर्मल स्पर्म अच्छे स्वास्थ्य में ना हो। उसके बाद इंक्रीजिंग एज, किसी का ज्यादा एज हो गया है, STIs, उसके अंदर यदि किसी तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो। उसके बाद यदि देखेंगे तो हार्मोनल, जेनेटिकल या तो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, तो इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है। उसके बाद यदि आप आगे का बात करते हैं तो आगे क्या है? ART, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम ART बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी होना बाय द आर्टिफिशियली, यानी नेचुरली प्रेगनेंसी ना होना, किसी भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेगनेंसी होना, उसको हम बोलते हैं ART बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि पहला IVF का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को किसी एक टेस्ट ट्यूब में साइंटिफिकली क्या किया जाता है? उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है, उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है ZIFT। ZIFT का मतलब हो गया जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना ZIFT कहलाता है। उसके बाद IUT का मतलब इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को यूटेरस में ट्रांसफर करना IUT कहलाता है। आगे है GIFT का मतलब होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी महिला के अंदर यदि एक का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो किसी दूसरी महिला का एक को उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में डालना क्या कहलाता है? GIFT कहलाता है। उसके बाद AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी मेल का सेमन को डायरेक्ट वेजिना में आर्टिफिशियली डालना क्या कहलाता है? AI कहलाता है। उसके बाद यदि हम आगे देखेंगे तो आगे है IUI का मतलब हो गया इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन का मतलब मेल का सेमन डायरेक्ट यूटेरस में डालना क्या कहलाता है? IUI कहलाता है। उसके बाद क्या होते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ ART के कुछ कमियां भी होते हैं, जैसे कि नो अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस, ये मेथड सारी जगह पे उपलब्ध नहीं होते हैं, कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्रिएट सोशल एंड रिलीजियस इशू, इसमें क्या होते हैं किसी प्रकार का सामाजिक या तो धार्मिक इशू भी क्रिएट होते हैं। आगे क्या है? एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? एडॉप्शन का मतलब होता है कि कोई भी किसी का भी बच्चा
अपना अडॉप्ट कर लेना, किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना क्या कहलाता है? अडॉप्शन कहलाता है। तो यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।